नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो हम प्रीवियस ईयर का क्लर्क का एग्ज़ाम जो थे वो सॉल्व कर रहे थे और इससे पहले 3 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए थे। फर्स्ट पार्ट हमने डाला था HPGK का, जिसमें HPGK के 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके बाद हमने इंग्लिश और हिंदी का पार्ट सेक्शन डिस्कस किया था, जिसमें 20 क्वेश्चन इंग्लिश के थे और 10 क्वेश्चन हिंदी के थे। उसके बाद हमने हिस्ट्री का पार्ट जो था वो डिस्कस किया था। और आज जो है हम मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के और हिस्ट्री के। तो 99 तक हमारे क्वेश्चंस हो गए थे। हम क्वेश्चन नंबर 100 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 इज़ व्हेन वाज शिमला कॉन्फ्रेंस हेल्ड। 1945 में हुई थी शिमला कॉन्फ्रेंस। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था और साथ में क्रिप्स मिशन भी हुआ था। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ पूना पैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि पूना पैक्ट जो है वो कब हुआ था। तो पूना पैक्ट हुआ था हमारा 1932 में। तो गाइज़ प्लीज़ आप ट्राई कीजिएगा इन सारी चीज़ों को किसी स्टोरी के साथ रिलेट करके, क्योंकि अगर आप सिंपल ये जो ईयर्स होते हैं इनको ऐसे याद रखते हो तो ये बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, स्पेशली जो जो नॉन आर्ट्स बैकग्राउंड से है। और आर्ट्स वालों को मैक्सिमम कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा मिशंस हैं, इतने ज़्यादा मूवमेंट्स हुए हैं, कौन किसके साथ एसोसिएटेड था। तो इजी यही रहता है कि कोई स्टोरी आप इसके साथ अटैच कर लो। फॉर एग्जांपल अगर हम पूना पैक्ट की बात करें तो पूना पैक्ट हुआ था जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद में, मतलब कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई थी ब्रिटिश ने। दैट इज़ 1930 में, 1931 में और 1932 में। ठीक है, क्योंकि नमक कानून तोड़ा था तो उसकी वजह से वो काफ़ी घाटे में चल रही थी ब्रिटिश इंडिया। जो भी उनको प्रॉफिट हो रहा था वो नहीं हो रहा था, इसलिए वो थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशन सेट करना चाहते थे इंडियंस के साथ। बट इंडियंस ब्रिटिशन के बहुत अगेंस्ट थे, वो ब्रिटिश की कोई भी बात नहीं सुनना चाहते थे। तो उसके लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी गई। कहाँ पर रखी गई? तो वो लंदन के अंदर रखी गई। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस को इनविटेशन भेजा गया कि आप लंदन आओ और हम बैठ के हम जो है वो बातें करेंगे, आपकी बातें भी सुनी जाएंगी और हम अपनी बातें भी रखेंगे। तो जो इंडियंस थे वो बहुत खिलाफ थे और उन्होंने बोला कि नहीं, आप जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हमें बोलते आ रहे हो कि आप हमें आज़ादी दोगे, बट आपने अभी तक आज़ादी नहीं दी, तो हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। तो जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें सिर्फ BR अम्बेडकर थे जो गए हुए थे वहाँ पे अटेंड करने, बाकी इंडियन नेशनल कांग्रेस में से कोई भी नहीं था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले, मतलब जो उनका टाइम पीरियड था उसमें जो था वो गांधी इरविन पैक्ट हुआ। मतलब कि जैसे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी गई 1931 में, तो गांधी जी को स्पेशल इनविटेशन भेजा गया कि ये तो बड़ी समस्या वाली बात होगी, कोई भी नहीं आ रहा है इंडिया वाली साइड से, तो प्लीज़ आप जो है वो हमारा प्रस्ताव स्वीकार करें और आप प्लीज़ लंदन में आओ, कुछ भी बात होगी हम मिल बैठ के बात करेंगे। ठीक है, गांधी जी ने अपनी शर्तें रखी। उनका सबसे पहले शर्त ये थी कि आपने जो है बहुत सारे इंडियंस जो है वो उनको बंदी बना के जेल में रखा हुआ है, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। और अब आप ये भी बोल रहे हो कि उनको फांसी दे दोगे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोगों को आपने बंदी बना के रखा हुआ है उनको एक तो जेल से बाहर निकाल दो आप, और दूसरी बात ये है कि उनको टेररिस्ट आप बोल रहे हो, वो गलत बात है। उनको टेररिस्ट बोलना बंद करो, क्योंकि वो क्रांतिकारी हैं, वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। तो इरबिन के पैक्ट में जो था, इरबिन ने सीधा बोला कि नहीं जी, बाकियों को तो आप बोल दो छोड़ने को, बट हम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फोड़ दिया था और ये अंडर टेररिज्म में आता है, तो हम इनको नहीं छोड़ सकते हैं। गांधी जी मान गए इस बात के लिए कि ठीक है आप बाकियों को छोड़ दें। तो जैसे ही गांधी जी इस पैक्ट के बाद, दैट इज़ गांधी इरविन पैक्ट, जो कि 1931 में हुआ था, तो लंदन में हुआ था, तो इस पैक्ट के बाद गांधी जी जो है वो इंडिया आए। और जैसे ही इंडिया आए तो उनको पंजाब में रेड फ्लैग दिखा के उनको स्वागत किया गया, सॉरी ब्लैक फ्लैग दिखाया गया। मतलब पंजाब के लोग इतने दुखी थे, उन्होंने उनको ब्लैक फ्लैग दिखाया और उनसे बहुत दुखी थे, क्योंकि उन लोगों का ये मानना था कि गांधी जी अगर चाहते तो वो अपनी शर्तों पे अड़े रहते इरविन के साथ, और इरविन उस टाइम फंसा हुआ था, उसको शर्तें माननी ही पड़नी थी।
तो लोगों को मेनली ये लगता कि शायद भगत सिंह उस टाइम बच जाते और आने वाले टाइम में भी वो बहुत सारे काम कर सकते थे, या मतलब हो सकता है हमें 47 से पहले इंडिपेंडेंस मिल जाती, या बहुत सारे रीजंस दिए जाते हैं। पर चलो ये उनका अपना पर्सनल ओपिनियन है कि उन्होंने किस बेस पर मतलब माने, किस बेस पर क्या क्या शर्तें हुई थी। इसके तुरंत बाद जो है 1932 में हमारा जो है वो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, और उसमें भी बी आर अम्बेडकर गए थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस में से कोई भी नहीं गया था, राइट। तो फिर उसके बाद जो है वो बी आर अम्बेडकर और उनकी कोई पैक्ट पर उनके साइन हो गए थे, जिससे गांधी जी को बुरा लगा था। उसके बाद जो है वो बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था, जिसको हम बोलते हैं पूना पैक्ट, राइट। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ अगस्त ऑफर कब आया था, तो 1940 में। उसके बाद पूछा जाता है क्रिप्स मिशन, तो 1942 में। देन शिमला कॉन्फ्रेंस, ये तो हमने पढ़ लिया 1945 में। उसके बाद पूछा जाता है हमारे पास कैबिनेट मिशन कब आया, तो ये 1946 में। नेक्स्ट इज 101, द इंडस वैली सील आर वर मोस्ट प्रोबेबली, तो सही आंसर होगा इसका ए, मीन टू सिग्निफाई ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। देन ब्रह्मानस आर बुक्स दैट डील्स विद, तो ये साइंस ऑफ सेक्रीफाइस इसका सही आंसर होगा। देन बिम्बिसार बिलोंग्स टू द, बिम्बिसार कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता है, तो ये हरियाणा का डायनेस्टी से बिलोंग करता है। ये बुद्धिस्ट के काउंसिल के टाइम भी मैंने बताया था, जो लास्ट हमारी वीडियो थी उसमें मैंने पूरी स्टोरी बताई थी इसकी, बिम्बिसार और अजात शत्रु की। तो बिम्बिसार का बेटा था अजात शत्रु, और अजात शत्रु ने अपने पापा दैट इज़ बिम्बिसार को मार दिया था कोयले के अंगारों पे चला के, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको पूरी जितनी भी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो सारे डिस्क्राइब की थी, कैसे कैसे आपने आइडिया लगाना है, कौन सा ऑप्शन जो है वो आपने एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट इज द बुद्धा कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, तो इसको एग्नोस्टिक जो है वो डिस्क्राइब किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उनका जन्म जो था वो कहाँ हुआ था बुद्धा का, तो लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। और अगर उनकी डेथ पूछी जाए तो कुशीनगर में बुद्धा की डेथ हुई थी। नेक्स्ट पूछा जाता है कि उन्होंने अपना पहला सरमन कहाँ दिया था, तो पहला सरमन था उनका सारनाथ में। अगर पूछा जाए कि महात्मा बुद्धा को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ज्ञान प्राप्ति उनकी हुई थी बोध गया में। इसमें से आपके कितने क्वेश्चन बन के, एक सिंपल क्वेश्चन से आपके 8 से 10 क्वेश्चंस बन रहे हैं, और क्वेश्चन यहीं से घुमा फिरा के पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो महात्मा बुद्धा जो थे बुद्धिज़्म में कौन से मेन ग्रंथ होते हैं, तो वो त्रिपिटक होते हैं, राइट। त्रिपिटक होते हैं बुद्धा में, और जैनिज्म में अंगाज होते हैं। त्रिपिटक में कौन कौन से आएंगे, तो धम्म पिटका, अभिधम्म पिटका, सत्य पिटका, ये तीन आते हैं। एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनकी ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, तो जैनिज्म की प्राकृत आएगी और बुद्धिज़्म की पाली आएगी, राइट। जैनिज्म में एक और बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसके फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे, तो फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभदेव। 23rd पूछा जाए पार्श्वदेव, 24th पूछा जाए तो वो खुद कौन थे, महावीर जैन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who among of the following were the first to invade the and rule over north western India, तो कौन थे ये बैक्टेरियन ग्रीक जो है वो सही आंसर हो जाएगा। Then who regarded God as a supreme beauty, किसने भगवान को सर्वोच्च सुंदरता के रूप में दर्शाया है, तो किसने दर्शाया है, द सूफीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 107, व्हाई डिड मोहम्मद बिन तुगलक फेल, कहते कि मोहम्मद बिन तुगलक क्यों विफल रहा था। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर ली जाए तो बहुत इंटेलिजेंट राजा थे मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक वंश के थे। मतलब तुगलक वंश के जो पहले राजा थे गयासुद्दीन तुगलक, उनके बेटे हुए मोहम्मद बिन तुगलक। तो बहुत इंटेलिजेंट थे, मतलब इन्होंने जनरल लैंग्वेज में हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, ताकि हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम जो हम पहले चीज़ें कर आए हैं अपने पास्ट में, वो हम फ्यूचर में उन चीज़ों को रिपीट ना करें। मतलब हम अपने पास्ट की गलतियों से सीखें और फ्यूचर में उन चीज़ों को इम्प्रूव करें। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने सब कुछ सीखा, लाइक अलाउद्दीन खिलजी से बहुत कुछ सीखा, सभी को मतलब उसने एनालाइज किया, और उसने बोला कि ठीक है जो भी चीज़ें वहाँ पे फेल हुई मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करूँगा। बट ये बात थी कि उसने एक दो अपने रूल्स जो थे वो बड़े गलत सेट कर दिए। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा कि जो टोकन सिस्टम था वो फर्स्ट टाइम मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाया था, और ये 817 पोस्ट कोड JOIT में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि टोकन सिस्टम जो था वो फर्स्ट टाइम किसने चलाया था।
तो जैसे ही मोहम्मद बिन ने टोकन सिस्टम चलाया तो लोग जो थे वो अपने घरों में भी टोकन्स बनाने लग पड़े, जिससे जो थी वो मार्केट में बड़े ज़्यादा टोकन्स आ गए। तो लोग बड़े दुखी हुए कि राजा जी आपने ये क्या कर दिया, हर किसी के पास टोकन्स हैं। तो उसने बोला कि ठीक है, जितने फर्जी टोकन्स हैं वो सारे तुम मेरे को दे दो और मेरे से सारे ओरिजिनल दे दो। तो ठीक है, लोगों को तो बड़ा अच्छा लगा, राजा बड़ा अच्छा बड़ा दयालु है, बट उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी उनको दे दी। अब वो क्या करेगा, वो खाली होके बैठ गया था। ठीक है, तो जब नया राजा आया था, दैट इज़ जो हमारे पास नया राजा आया था फिरोज शाह तुगलक, तो जब उसको बहुत मुश्किल हुई थी क्योंकि उस टाइम खजाना पूरा खाली था। राइट, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्या 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 नहीं था, तो ही इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल, क्योंकि ये वो प्रैक्टिकल नहीं था। हिस्ट्री से चीज़ों से उसने बहुत कुछ सीखा बट प्रैक्टिकली उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। ठीक है, तो मेन इसका रीज़न यही था विफल होने का। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज ब्राउट बाय द तुर्क्स इन इंडिया। तो सरंगी इसका सही आंसर होगा। देन विच वॉज द प्रिंसिपल स्पाइस ग्रोइंग रीजन इन इंडिया, मालाबार सही आंसर होगा। देन इन द मुगल पीरियड जमींदारी वॉज नॉट, सही आंसर होगा सी इसका, ओनरशिप ऑफ लैंड। देन इवोरी पेंटिंग वॉज स्पेशलिटी ऑफ, तो अलवर स्कूल की बहुत स्पेशलिटी थी इवोरी पेंटिंग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, द रियल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का रियल नेम क्या है, तो ये मूलशंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का रियल नेम है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्वामी विवेकानंद थे उनका रियल नेम क्या है, तो ध्यान रखना स्वामी विवेकानंद का रियल नेम नरेंद्र दत्त है। ठीक है, मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती का रियल नेम हो गया मूलशंकर और स्वामी विवेकानंद का रियल नेम हो गया नरेंद्र दत्त। नेक्स्ट जो है वो पूछ लिया जाता है कि आर्य समाज का फाउंडर कौन था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज का फाउंडर था। ब्रह्म समाज पूछ लिया जाए तो राजा राजमोहन राय जो थे वो ब्रह्म समाज के फाउंडर थे। नेक्स्ट, गो बैक टू वेदास वाला स्लोगन किसने दिया था, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। देन शिकागो में किसने कॉन्फ्रेंस हेल्ड की थी, तो वो स्वामी विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट इज वेयर वॉज द थियोसॉफिकल सोसाइटी फाउंडेड। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी वो न्यूयॉर्क में फाउंडेड की गई थी। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन था फाउंडर थियोसॉफिकल सोसाइटी का, तो ये मैडम ब्रैबरे कुछ नाम था इनका जो फाउंडर थी। अच्छा, अगर ये आपको मैडम ब्रैबरे ऑप्शन में नहीं मिले तो एनी बेसेंट आपको ऑप्शन में मिलेगा और वो आंसर आपको लगा के आना है क्योंकि वही आंसर सही है। नेक्स्ट इज व्हेन डिड द फर्स्ट इंडियन कांग्रेस मीट इन बॉम्बे, तो 1885 में हुई थी। अगर प्रेसिडेंट की बात कर ली जाए तो प्रेसिडेंट थे इसमें WC बनर्जी। सारी कॉन्फ्रेंस मैंने आपको करवाई थी और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी कॉन्फ्रेंस। अभिनव भारत सोसाइटी वॉज फॉर्म्ड बाय, तो ये सावंकर ब्रदर्स, BD सावंकर हो गया, ये कोई भी इनमें से ऑप्शन में आए तो सावंकर ब्रदर्स जो है वो सावरकर ब्रदर्स जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस सेपरेट्स द कश्मीर वैली फ्रॉम द इंडस वैली, सही आंसर हो जाएगा ग्रेट हिमालयंस रेंज। देन कार्डेमल हिल्स आर ऑल्सो नोन एज, और क्या बोलते हैं कार्डेमल हिल्स, तो कार्डेमल हिल्स को बोलते हैं येलागिरी हिल्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा एज ऑन इट्स राइट बैंक, यमुना इसकी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। अच्छा, यमुना का अगर उद्गम स्थान पूछ लिया जाए तो ये उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना। देन बेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट्स ओवर द मेडिटेरेनियन सी, इंडो-गैंटिक प्लेन्स इज मोस्टली मेड अप ऑफ, एलोवाइल सॉइल इसका सही आंसर हो जाएगा। और एलोवाइल सॉइल जो है वो मोस्ट फर्टाइल सॉइल भी थी। ठीक है, अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ट्री होता है उसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी में होती है, तो ये दोमट मिट्टी इसका सही आंसर होगा। देन नेक्स्ट इज द ओल्डेस्ट माउंट रेंज इन इंडिया इज इन द, आसान क्वेश्चन है ये, अरावली सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स प्रॉन प्रोडक्शन, चिल्का लेक जो कि हमें उड़ीसा के अंदर मिलती है। अच्छा, बुल्लर लेक J&K में और सांबर लेक हमें राजस्थान में मिलती है। सीजनिंग ऑफ फूड इज डन टू रिमूव, मॉइस्चराइजर को रिमूव करने के लिए की जाती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इन इंडिया इज कंसीडर्ड एज द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड। तो भाखड़ा नंगल जो है वो सही हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन अगर ऐसे सिंपल पूछा जाता कि हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड, तो ये सही आंसर, सॉरी, हाईएस्ट डैम इन द इंडिया, तो सही आंसर इसका हो जाना था उत्तराखंड में जो टिहरी डैम है वो। नेक्स्ट इज इंडियाज पोजीशन इन जूट प्रोड्यूस्ड इज इन वर्ड इज इन प्लेस ऑफ, तो ये फर्स्ट प्लेस पर है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें कि ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिश ने कौन कौन से स्टेट में लोगों को फोर्स किया था कि आपको यही उगाना है। ठीक है, तो इसमें अगर असम की बात कर ली जाए तो असम में चाय उगाने के लिए फोर्स किया गया था, पंजाब में था बीट उगाने के लिए फोर्स किया गया था, वेस्ट बंगाल में जूट और महाराष्ट्र में चावल। ये जो क्वेश्चन था हमारा 124, तो ये JIT में भी क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि क्वेश्चन गलत पूछा गया था। क्वेश्चन था कि विच इज़ द हाईएस्ट डैम इन द इंडिया, है ना, तो इसका सही आंसर होना था उत्तराखंड टिहरी डैम। बट अगर वहाँ पे नन ऑफ दीज भी नहीं था तो कई मैक्सिमम बच्चे बोल रहे थे कि हिमाचल लगा के आए हम, बट इस पर भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने वो ऑब्जेक्शन भेजा हुआ है कि एटलीस्ट आप या तो सही आंसर ऑप्शंस में डालो, नहीं तो आप नन ऑफ दीज को इंक्लूड करो। नेक्स्ट इज द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन स्टैंड्स फॉर रैपिड इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। डी आंसर इसका सही होगा। दैन हाल्दिया ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है, तो हाल्दिया ऑयल रिफाइनरी वेस्ट बंगाल में है। असम की बात करें तो दिग्बोई है। अच्छा, नेक्स्ट इज द मिल्की वे, तो मिल्की वे सही आंसर हो जाएगा अस्थिर है, इज नॉट स्टेशनरी। राडार इज यूज्ड इन मिलिट्री ऑपरेशन टू, बी सही आंसर हो जाएगा लोकेट enemy positions. Next is 130. The instrument in which multiple images are formed is known as, तो इसको पेरिस्कोप बोलते हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।